दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, सादर प्रणाम। आज भी हम आपकी आवाज़ बनने के प्रयास को जारी रखते हुए आइए जानते हैं आज एक ऐसी रियासत के विषय में जो आज समय के चक्र बदलने के कारण लगभग काल के गाल में समाती हुई आज केवल अपने नाम की कहानी बनकर रह गई है। जी हाँ, आइए जानते हैं आज एक ऐसे किले के बारे में जिसकी कहानी जो कभी नरवलगढ़ के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज वह अपने लगभग बुझते हुए अस्तित्व के साथ हसनपुर के नाम से अभी भी जानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, शायद बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते होंगे जिसका संकलन प्रयास गूगल तथा अन्य वेबसाइट पर भी आधारित है और संकलित करने का अपूर्ण प्रयास मात्र है। आओ जानते हैं सुल्तानपुर का इतिहास, जो कभी इतिहास के मध्यकाल तक नरवलगढ़ के नाम से राजा बरियार शाह का किला हुआ करता था, बाद में हसनपुर स्टेट के नाम से जाना जाने लगा। समय के काल के गाल में समा गया नरवलगढ़ का संपूर्ण इतिहास आज भी हसनपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है। वह राजा बरियार शाह और उनके वंशजों का किला जो वर्तमान में केवल जनपद की एक बड़ी ग्राम सभा बनकर रह गई है। दर्जा प्राप्त हसनपुर ग्राम सभा अपने पुराने इतिहास को जर्जर खंडहरों और इमारतों के रूप में गवाही दे रही है। दोस्तों, वह दौर था जब सन 1550 में हसनपुर के राजा त्रिलोक चंद हुआ करते थे। उस समय सुल्तानपुर जौनपुर का हिस्सा हुआ करता था। सुल्तानपुर की रियासतों के राजा जौनपुर के शासक के अधीन थे। जौनपुर के शासक थे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भारत का सम्राट बन चुके थे। उस समय त्रिलोक चंद ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और तातार खां बन गए। उनके वंशज आज भी हसनपुर में रहते हैं। अंतिम राजा रजा अली खां के निधन के बाद परंपरानुसार उनके बेटे को राजा की उपाधि मिल चुकी। जब त्रिलोक चंद ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो उनकी पत्नी अपने बेटे को लेकर अपने देवर के पास धम्मौर के राजा के महल चली गई। राजा धम्मौर का नाम मुझे इस समय पता नहीं चल पाया है, लेकिन राजा ने अपनी भाभी और भतीजे को यथोचित आदर सम्मान के साथ रखा। एक दिन सैनिकों के साथ शिकार की बात कहकर निकले और पहुंच गए कुड़वार। वहां के राजा को पराजित किया और खुद गद्दी पर बैठ गए। वहीं कुड़वार की राजगद्दी से संदेश भेजा धम्मौर और भतीजे को धम्मौर की रियासत दे दी तथा अपने परिवार को कुड़वार बुला लिया। उनके वंशज अंतिम राजा प्रताप थे, जिनकी रानी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। कुड़वार इंटर कॉलेज, भुवनेश्वरी प्रताप इंटर कॉलेज उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उनकी एक पुत्री भी थी जिन्हें सब प्यार से लल्ली कहते थे। उनका ब्याह राजस्थान की किसी रियासत में हुआ था। लगभग 30 साल पहले लल्ली जी कुड़वार आई थी। वह हसनपुर आई। राजा अली खां की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पर विदाई में उन्होंने लल्ली देवी को सोने की अंगूठी दी। लल्ली उनकी हालत जानती थी। उन्होंने लेने से इनकार करना चाहा, पर राजा हसनपुर ने कहा, बेटी पहली बार घर आई है, खाली हाथ कैसे जाने दूं। तब लल्ली जी के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने उस अंगूठी को स्वीकार कर लिया। जी हाँ, मध्यकाल में नरवलगढ़ के नाम से मशहूर रही हसनपुर रियासत ने फिरंगियों के खिलाफ भी सन 1857 की जंग में हिस्सा लेकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया।
मंगल पांडे ने जब मेरठ में 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था तो अवध में भी इसकी चिंगारी सुलग उठी थी। इससे सुल्तानपुर भी अछूता नहीं रहा। कई रजवाड़े जब फिरंगियों के तालमेल बैठाकर शान व शौकत हासिल करने में जुटे हुए थे, उसी समय इस जिले के हसनपुर रियासत ने फिरंगियों के खिलाफ अब जंग का बिगुल फूंक दिया। जिले के भी अपनी अलग पहचान रही है। यहाँ पर कई राजाओं का बोलबाला था। हसनपुर रियासत के राजा तिलकधारी हुआ करते थे। राजा हसनपुर बरियार शाह की चौथी पुश्त त्रिलोक चंद की नस्ल थे। उन्हीं की नस्ल से राजा हसन अली खां ने शिया धर्म कबूल किया था और 1857 में हसनपुर महल में शाही इमामबाड़ा बनवाया। इसके बाद हुसैन अली खां, मोहम्मद अली खां, मेहदी अली खां हसनपुर रियासत के राजा रहे। राजा हसनपुर शक्तिशाली शासक थे। उनके पास बहुत बड़ा सुल्तानपुर का क्षेत्र था। उन्हीं के नेतृत्व में 1857 में अंग्रेज़ों से ज़बरदस्त जंग हुई थी। शहर से सटे अमहट के पास गौरा बारिक में अंग्रेज़ों की छावनी थी। कर्नल फिशरमैन के नेतृत्व में करीब 10,000 फौज थी। अमहट भी जमींदारी का एक केंद्र था। यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों से युद्ध करके उनकी फ़ौज को मौत के घाट उतार दिया और कर्नल फिशरमैन की लाश को एक पेड़ से लटका दिया था। शेर शाह सूरी चंदेरी का किला फतह करने के बाद जब सुल्तानपुर के रास्ते से गुजर रहा था, अपने लाव लश्कर के साथ हसनपुर के महल में 19 दिन तक ठहरा भी था। उसी समय शेर शाह सूरी ने रोड के किनारे छांव के लिए पेड़ पौधे और जगह जगह पर पानी पीने के लिए कुएं की व्यवस्था कराई थी। गभड़िया, अमहट व कादू नाला की जंग में मारे गए कई अंग्रेज हसनपुर की शासक राजा हुसैन अली खां के नेतृत्व में देसी फौज के सैकड़ों जवानों को ने विद्रोह करते हुए सुल्तानपुर के स्थानीय लोगों के साथ अंग्रेजी फौज के खिलाफ जंग लड़ी। गभड़िया, अमहट, कादू नाला में लड़ी गई इस जंग में कैप्टन गिविंग समेत कई अंग्रेज मारे गए। पुलिस लाइन्स सहित सरकारी दफ्तरों पर हिंदुस्तानी सिपाहियों का कब्जा हो गया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 750 लोग शहीद भी हो गए थे। राजा हसन अली खां के शहजादे को भी वीरगति मिली थी। आज भी वह कब्रगाह हसनपुर में मौजूद है, लेकिन निरंतर जर्जर होती जा रही है। इस कब्रगाह की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। आज़ादी के बाद हसनपुर के किले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होने का दर्जा जरूर हासिल हुआ। पूर्व रियासत हसनपुर के उत्तराधिकारी कुंवर मसूद अली कहते हैं, भ्रष्टाचार देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा इतिहास गवाह है कि राष्ट्रभक्ति में हसनपुर की कोई सानी नहीं रही है। पृथ्वीराज चौहान के वंशज राजा हसनपुर के महल में आज उड़ता है हिंदुओं के लिए गुलाल। अवध की होली की खासियत यही है कि यह त्यौहार इलाके में धर्म विशेष के लिए ही नहीं, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर होली का त्यौहार मनाते हैं। सुल्तानपुर में राजा हसनपुर के महल में आज भी होली मनाई जाती है। लगभग सन 1903 में प्रकाशित सुल्तानपुर की जिला गजेटियर जिले के इतिहास और उत्पत्ति पर कुछ प्रकाश डालता है। इसमें लिखा है, उस समय के मुख्य भूमि स्वामी परिवार विभिन्न कुलों के राजपूत थे, जिनके पास कुल भूमि क्षेत्र का 76.16% हिस्सा था। उनमें से रघुवंशियों और राजकुमारों, जिन्हें लोकप्रिय रूप से राजकुमार ठाकुर के नाम से जाना जाता था, का किले के 1/4 हिस्से पर कब्जा था, जबकि उनके रिश्तेदारों, परिवारीजनों, बजगोती और रजवाड़ों के पास लगभग 11.4 और 3.4 का स्वामित्व था। राजकुमार लगभग पूरे अलदे मऊ के मालिक थे। उनके प्रमुख भदैया के महाराजा थे। लेकिन 1857 में विद्रोह के बाद डेरा के राजा को विजयी ब्रिटिश सेनाओं द्वारा राजकुमारों के प्रमुख के रूप में स्वीकार किया गया था। बजगोतियों का मुखिया कुरवार का राजा था, जबकि समरथपुर का तालुकदार परिवार की एक अन्य शाखा का प्रतिनिधित्व करता था। रजवाड़ों का मुखिया प्रतापपुर का तालुकादार होता था। रजवाड़
परिवार का एक अन्य सदस्य हसनपुर का राजा था। मनियारपुर और गंगियों के परिवार उनके सहयोगी थे और उनके बीच केंद्रीय क्षेत्र के एक बड़े हिस्से का स्वामित्व था। बजगोती और उनके रिश्तेदारों के बाद बनलगोती आते हैं, जिनके पास लगभग पूरे अमेठी परगने का स्वामित्व था। उनका मुखिया अमेठी का राजा था, जबकि तालुकादार शाहगढ़ एक ही वंश के थे। जिले में बड़ी संपत्तियों वाले राजपूतों में भाले सुल्तान थे, जिनके पास 4.72%, कनपुरिया के पास 4.7% और बैस के पास 2.8% संपत्ति थी। भाले सुल्तान जिले के उत्तर पश्चिम कोने में इसौली, मुसाफिरखाना और जगदीशपुर के परगने में निवास कर रहे थे। कनपुरिया मुख्य रूप से गौरा जामो परगना तक ही सीमित थे, जिनमें से लगभग पूरा क्षेत्र उनका था। बाकी छोटे छोटे समूहों में बिखरी हुई थी। भूमि स्वामी कुलों की एक अन्य महत्वपूर्ण शाखा राजशाह का घर था। राजशाह के 3 बेटे थे, ईसरी सिंह, चक्रसेन सिंह और रूपचंद। ईसरी सिंह से 9 पीढ़ियों के बाद विजय चंद हुए, जिनके 3 बेटे थे, हरकरण देव, जीत राय और जियो नारायण। हरकरण देव नानेमऊ तालुकादार के पूर्वज थे। जीत राय के वंशज मेवपुर दहला, मेवपुर धौरुआ और भदैया के मालिक थे और जियो नारायण से डेरा के राजा का वंश हुआ। जियो नारायण के चौथे वंशज ने गोमती के पार राजकुमारों की 6 कॉलोनियों में से पहली का नेतृत्व किया और नदी के तट पर डेरा में खुद को स्थापित किया। यह घर सुल्तानपुर के बजगोती की मुख्य शाखाओं में से एक बन गया था। 19वीं सदी की शुरुआत में बाबू माधव सिंह जियो नारायण के वंशज 11वें उस संपत्ति के शासक थे, जिसमें 101 गांव शामिल थे। बाबू माधव सिंह, जिन्हें एक सफल नेता के रूप में याद किया जाता है और जिन्होंने अपनी संपत्ति की अच्छी तरह से प्रबंधन किया था। 1823 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी विधवा ठकुराइन दरियाओं कुंवर, जो एक बहुत ही उल्लेखनीय महिला थी, ने उनका उत्तराधिकारी बनाया, जिन्होंने कड़ी मेहनत और उथल पुथल के बावजूद न केवल बहादुरी से खुद को संभाला बल्कि आगे भी बढ़ाया। उनके पति ने उनके जीवन काल में जो कुछ किया था उससे कहीं अधिक संपत्ति उन्होंने कर लिया था। उत्तराधिकार की सीधी रेखा ठकुराइन के पति बाबू माधव सिंह की मृत्यु के साथ समाप्त हो गई थी। अगले पुरुष संपार्श्विक उत्तराधिकारी बाबू रुस्तम शाह थे, जिन्हें ठकुराइन नापसंद करते थे। बाबू रुस्तम शाह उस समय के नाजिम महाराजा मान सिंह की सेवा में थे और उनकी मदद से ठकुराइन को पकड़ने में सफल रहे और उनसे अपने पक्ष में एक विलेख भी लिखवा लिया था। वह दुर्जय स्त्री, जिसके गौरव को ठेस पहुंची, कुछ महीनों तक दुखी रही और मर गई। रुस्तम शाह को नाजिम ने संपत्ति पर कब्जा दे दिया था। रुस्तम शाह को बाद में पता चला कि नाजिम का उसकी मदद करने के पीछे गलत मकसद था। इसके बाद लड़ाई हुई और रुस्तम ने नाजिम को मार डाला, लेकिन एक पंडित ने उसे सलाह दी कि यह अनुकूल समय नहीं है। बाद में रुस्तम शाह ने ब्रिटिश सीमा पार शरण मांगी और डेरा का तालुकादार बनाया गया, जिसमें 336 गांव शामिल थे। रुस्तम शाह ने विद्रोह के दौरान उत्कृष्ट सेवा प्रदान की। 1877 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके भतीजे राजा रुद्र प्रताप सिंह उनके उत्तराधिकारी बन गए थे। वैदिक संस्कृति और इतिहास की भूमिका भी इस सुल्तानपुर शहर से जुड़ती है। भगवान राम ने अपने जीवन काल में अपने विशाल राज्य को अपने भाइयों और पुत्रों के बीच बांट दिया था। उनका पुत्र कुछ दक्षिण कौशल का उत्तराधिकारी बना और उसकी राजधानी अयोध्या थी। कहा जाता है कि सुल्तानपुर का पुराना शहर, जो कि गोमती के दाहिने किनारे पर स्थित था, उसे कुशभवनपुर भी कहा जाता था। उसने इसकी स्थापना भी की। ऐसा प्रतीत होता है कि कुश ने आर्य और आदर्शों
और संस्थाओं को विंध्य क्षेत्र तक बढ़ाया था। नागराज कुमारी के साथ उनके विवाह की कहानी इस बात की गवाही देती है कि उन्होंने आदिवासियों के बीच वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। बाद में कौशल के केंद्रीय शक्ति वीक हो गई और अयोध्या के शासक दीर्घयज्ञ को महाभारत युद्ध में 5 पांडवों में से एक भीम ने अपने अधीन कर लिया। कुछ पीढ़ियों बाद राजा पारा के काल में अयोध्या पर श्रावस्ती शाखा के राजा दिवाकर का कब्जा था, जिसकी स्थापना राम के दूसरे पुत्र लव ने की थी। इसके बाद इस जिले पर कौशल राजाओं ने अपनी राजधानी श्रावस्ती से शासन करना शुरू कर दिया। धोपाप गांव परगना चांदा तहसील मीरानपुर वर्तमान के आसपास गोमती नदी के पथ को विष्णु पुराण में धुतपाप के रूप में वर्णित किया गया है। मूल नगर गोमती के बाएं तट पर स्थित था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना राम के पुत्र कुश ने की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम कुशपुरा या कुशभवनपुर रखा गया। इस प्राचीन शहर की पहचान जनरल कनिंघम ने चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा वर्णित कुशापुर से की है। उनका यह कहना है कि उनके समय में यहाँ अशोक का एक जीर्ण शीर्ण स्तूप था और बुद्ध ने यहाँ 6 महीने तक शिक्षा दी थी। सुल्तानपुर के उत्तर पश्चिम में 8 किलोमीटर महमूदपुर नामक गांव में बौद्ध अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 750 साल पहले 2 भाई सईद मोहम्मद और सईद अलाउद्दीन, जो पेशे से घोड़ा व्यापारी थे, ने पूर्वी अवध का दौरा किया और कुशभवनपुर के भर सरदारों के बिक्री के लिए कुछ घोड़े पेश किए, जिन्होंने घोड़ों को जब्त कर लिया और 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। यह बात अलाउद्दीन खिलजी के कान में पड़ी, जो इस तरह के आक्रोश को बिना दंड दिए जाने नहीं देगा। इसलिए एक शक्तिशाली सेना इकट्ठा करके वह कुशभवनपुर के लिए निकला और एक लंबी घेराबंदी के बाद अपनाई गई रणनीति द्वारा अधिकांश भरों को मारकर बदला लिया। कुशभवनपुर राख में तब्दील हो गया और सुल्तानपुर शहर, जिसे विजेता के नाम से जाना जाता है, अपने खड़हरों पर खड़ा हो गया। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या में चिंतित रहने वाले निवासियों के परिणाम स्वरूप प्रांत के पुनः कब्जे से जुड़े सैन्य अभियानों के दौरान अंततः इस शहर को जमींदोज कर दिया गया। कब्जे से पहले एक सैन्य स्टेशन और छावनी नदी के दाहिने किनारे पर एक गांव में स्थापित कर दिए गए थे, जिसे उस समय गिरगिट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अधिकारी आमतौर पर इसे सुल्तानपुर या छावनी सरकार और ग्रामीण आबादी कैंप या कंपू कहते थे। सुल्तानपुर का वर्तमान शहर इसी स्थल पर विकसित किया गया है। फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ। आप देख रहे हैं प्रतिपल न्यूज। जय हिंद, जय भारत।